नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में रक्षा क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 101 रक्षा उपकरणों के विदेशी आयात पर रोक लगाने का फैसला किया। ऐसे में उत्तराखंड में रक्षा से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस दौरान डीआरडीओ की लैब को उत्तराखंड में उद्योग से जोड़ने एवं सीमांत इलाकों में खेती किसानी से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। जो भी की शुरुआत है ये कि जो भी हमारे जो हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स के लेकर के हम जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हमने प्रयास किया, उसके लिए हमारी एक टीम बाहर भी हमने भेजी थी। तो उस दिशा में ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एसोसिएशन भी यहाँ पर जो कुछ उद्योगपतियों ने उसका गठन कर लिया है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और जो कल बातचीत हुई है, क्योंकि डीआरडीओ केवल रक्षा उपकरण नहीं बल्कि खेती पर भी और तमाम तरह के जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उस पर भी काम करता है, जो कैसे से रोज़गार जनरेट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर विचार करता है। और उस संबंध में उनसे बातचीत हुई है जो रेड्डी साहब हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे जो भी सेंटर उत्तराखंड में हैं उनमें हम यहाँ के जो बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, उन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज एम्स से गृह मंत्री अमित शाह की छुट्टी होने पर प्रसन्नता जाहिर की और उनके कुशलता की ईश्वर से कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अस्वस्थ होने के कारण विगत दिनों अमित शाह जी एम्स दिल्ली में एडमिट हुए थे। आज उन्हें छुट्टी मिली है अस्पताल से और अपने आवास पे वो पहुंचे हैं। अध्यक्ष ने कहा कि हर चुनौती के सामने गृह मंत्री की जो दृढ़ता और इच्छा शक्ति है वो एक मिसाल रही है। देश के माननीय गृह मंत्री जी पिछले दिनों अस्वस्थ थे और मुझे बहुत संतोष है कि आज वो स्वस्थ होकर एम्स से उनको डिस्चार्ज किया गया। निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश का उन्होंने नेतृत्व किया है, देश की जिस प्रकार से वो नेतृत्व कर रहे हैं और मेरे सहित अनेकों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और जनता उनके कुशलता की सदैव कामना करती रही है। अब वो स्वस्थ होकर आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो और स्वस्थ हों और इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें। मेरी उनको उनके स्वस्थ मंगल कामना के लिए मैंने गंगा मैया से प्रार्थना भी की है। मैं फिर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। देश और उत्तराखंड राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को बेरोजगार युवाओं के समर्थन में उपवास पर बैठेंगे। हरीश रावत ने इसके लिए सभी से समर्थन मांगा है। रावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य है राज्य के प्रमुख मुद्दों में बेरोजगारी सबसे ऊपर हो। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसके लिए वो उपवास पर बैठेंगे। तारीख को उपवास पर बैठूंगा, उसमें मैंने सबसे समर्थन मांगा है और मेरे साथ उपवास में तो मैं एकांगी तरीके से बैठूंगा, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से उसको समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि राज्य के प्रमुख विमर्शों में जो है बेरोजगारी का मुद्दा सम्मिलित होना चाहिए और उसी को लाइमलाइट में लाने के लिए कैटलिस्ट के तौर पर मैं इस मांग को उठा रहा हूँ। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम केवल अपने बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़े हैं और मोदी जी की सरकार ने और भाजपा ने जिनको निराश किया है और जिनका उपहास हुआ है। राजधानी देहरादून के नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर अनूप डिमरी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्राइम न्यूज से बात की और कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से हम सभी लड़ रहे हैं। ऐसे समय में इससे निपटना एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन जिस काम में चुनौती होती है उसे करने में मजा आता है। इसके साथ ही सीएमओ ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जो संसाधन मौजूद हैं उनका भरपूर प्रयोग किया जाएगा और अन्य जरूरी संसाधनों की पूर्ति के लिए कहा जाएगा। तो देखिए, जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि ये महामारी कोरोना की चल रही है, तो आप और सभी लोग विदित हैं कि जो है इस वक्त वैश्विक महामारी कोरोना से हम सभी लोग जो है सफ़र कर रहे हैं और
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो कार्य कठिन है उस कठिन कार्य को करने का आनंद भी कुछ और है। हम जब किसी पीड़ा का, किसी का निवारण किसी भी प्रकार से होता है या हम उसमें किसी प्रकार के स्रोत बनते हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि हमारे लिए एक पुण्य प्राप्ति होती है। ड्यूटी कर्तव्य की बात आप न भी करें तो ये एक अच्छा एहसास देने वाला होता है कि आप किसी के संकट के समय में किसी के काम आ सके। मैं जानता हूँ कि इस वक्त कोरोना जिस प्रकार से धीरे धीरे लोगों में फैल रहा है, लोगों में उसके प्रति, कतिपय लोगों में तो उसके प्रति भ्रांतियाँ हैं और कुछ भयभीत हैं। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि आपको न भयभीत होने की ज़रूरत है और न भ्रांतियों में पड़ने की ज़रूरत है। भ्रांतियाँ ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि मैं हूँ, मेरी घर में मेरे साथ यारों के साथ बैठ रहा हूँ, मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ रहा हूँ, जिनके साथ मैं रोज़ उड़ता बैठता हूँ, जो मेरे संबंधी हैं, निकट परिजन हैं, उनके साथ अगर मैं संपर्क कर रहा हूँ तो मुझे कोई खतरा नहीं है। शहर में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड नाम का एक संगठन बनाया गया, जिसने पहले से स्थापित प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित करने का ऐलान कर दिया। वहीं अभी तक इसका विरोध कर रहे शहर के कई गणमान्य लोग भी इसके पक्ष में आ गए हैं। इस मौके पर मेयर गौरव गोयल ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का मुद्दा शहीदों से जुड़ा है, इसमें शहीद के सम्मान का मामला है, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी जिलाधिकारी को यथास्थिति रखने के निर्देश दिए। वहीं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी ने भी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के निर्माण में अपना पूरा सहयोग देने की बात कही। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। विषय है, बहुत ही कष्टदायक विषय है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो व्यक्ति कौन है जिसने यहाँ पर एक चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति स्थापित थी। मेरा बचपन यहीं बीता और सैकड़ों बार हमने यहाँ पर बैठकर धरने प्रदर्शन किए। ये स्थान एक पवित्र स्थान था। जब अपने दिनेश कौशिक जी चेयरमैन थे, उनके बोर्ड ने यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित करके एक फव्वारा यहाँ पर लाखों रुपए में लगाया था, मोटर लगाई थी पानी की। तो वो व्यक्ति कौन है जिसने रात रात में इस जगह को समेट दिया? वो फव्वारा लाखों रुपए का आज कहाँ है? वो नगर निगम की संपत्ति कहाँ है? वो बोर्ड का पत्थर जिसने उस मूर्ति की स्थापना करी थी, उसमें उस वक्त के तत्कालीन चेयरमैन और हमारे तत्कालीन सम्मानित पार्षदगणों के द्वारा वो प्रस्ताव पारित हुआ था। वो उनका भी घोर अपमान है। चंद्रशेखर आजाद जी का तो बहुत बड़ा अपमान है कि उनकी मूर्ति इस जगह से हटाकर चौराहे पर लगा दी गई। ये बहुत बड़ा अपमान है। नगर निगम की संपत्ति को खुर्द-ब-खुर्द करने का जिस व्यक्ति ने कार्य किया, नगर निगम ने उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया? नैनीताल में कृषि उद्यान, पशुपालन और रेखीय विभागों की मंडलीय बैठक लेते हुए कृषि उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से प्रभावित है। कई प्रकार के उद्योग अब भी बंद है। ऐसे हालात में कृषि आधारित सेक्टर पर दबाव बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कृषि उद्यान आधारित सेक्टर में ही रोजगार की संभावनाएं हैं। इस सेक्टर को हमें और मजबूत करना होगा। उत्तराखंड में सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और पर्यटन को लेकर चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसे लेके प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज काफी एक्टिव हैं, जहां उन्होंने मसूरी में हेरिटेज पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इस दौरान उनकी पत्नी अमृता रावत भी मौजूद रहीं। सतपाल महाराज ने निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डोईवाला में किसान कांग्रेस ने गन्ना भुगतान की मांग को लेकर अपने घरों पर सांकेतिक धरना दिया और सरकार से किसानों की बकाये का जल्द भुगतान करने की मांग की। डोईवाला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष उमेद बोरा ने
केंद्र और राज्य सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन किसानों का बकाया भुगतान पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। किसान कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन उपवास का कार्यक्रम आज पूरे उत्तराखंड में किसान कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन उपवास का कार्यक्रम था। उसी के तहत आज हम लोगों ने भी अपने आवास पर किसान कांग्रेस वाला उम्मीद भरा और हमने भी उपवास के साथ धरना दिया है। और हमारी मांग है, जैसा कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का मूल्य भुगतान है वो नहीं दिया गया। आज खास तौर पर हम इसे मांग करते हैं और आगामी जो पिराई शस्त्र है उसके लिए गन्ने का जो केंद्र सरकार ने मात्र 10 रुपये बढ़ाया है वो नाकाफी है। और यहाँ पर हाथी का आतंक है, जानवरों का आतंक है, उसके लिए भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और किसानों को जो खास तौर पर कर्जा है वो कर्जा ना ही माफ़ करने का काम करा है। और लॉकडाउन में जो किसानों ने कर्जा लिया था, सरकार द्वारा भी कहा गया था कि लॉकडाउन में कोई कर्ज का ब्याज नहीं देगा, लेकिन बैंकों की लूट बताती है कि किसानों से लूट हो रही है। और लॉकडाउन के समय भी किसानों का जो कर्ज लिया था कृषि कार्ड में, उसमें भी ब्याज सहित पैसा लिया जा रहा है। हमारी ये मांग है सरकार से, जो आपके वादे थे 2022 में आय दुगनी करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि 2000 आय तो दुगनी नहीं होगी। किसान आत्महत्या के कगार पर है और नाकाफी है। हम केंद्र सरकार की भर्त्सना करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं। किसानों पर ध्यान नहीं दिया, किसानों की रोजी रोटी पर ध्यान नहीं दिया, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, तो वो कंगाली के कगार पर। तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया, जिसका कई कर्मचारी संगठनों ने पूर्व में भी विरोध किया था। लेकिन अब चिकित्सकों ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए इस निर्णय को वापस लेने के साथ ही अन्य मांगों को पूरा करने की बात कही, जिसे लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि डॉक्टर्स द्वारा जो हड़ताल पर जाने या सामूहिक रूप से वीआरएस लेने की बात कही है, इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है, जिस पर विभागीय सचिव को समाधान करने के लिए कहा गया है। जो है देखिए, सारी जो बात आप पूछ रहे हैं ये मुझे समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है। जो हमारे सचिव हैं उनको मैंने कहा है कि उनसे एक बार बातचीत कर लें और किसी भी, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों या कोई भी कर्मचारी, कोई भी अगर उसकी जेन्युइन कोई बात है तो उसको मानना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। चिंता बढ़ाने वाली है और सबको सामूहिक रूप से उसका मुकाबला करना चाहिए। हम इसके मुकाबले में सरकार के साथ हैं, मगर सरकार के पास कोरोना नियंत्रण की कोई नीति दिखाई नहीं दे रही और अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं की हालत खस्ता है और डॉक्टर्स और नर्सेज भी हड़ताल पर जाने की बात कर रही हैं, तो ये सब चिंताजनक संकेत है। कोरोना की इस महामारी डॉक्टर्स फ्रंट फुट पर जो है लड़ाई लड़ने का काम है और मैं आज कह सकता हूँ कोरोना की इस महामारी के समय जिस तरीके से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देकर के आम जन की जान बचाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है जो डॉक्टर्स की समस्याएं हैं उनका निराकरण करना चाहिए। और जो वेतन, एक दिन की वेतन कटौती का निर्णय सरकार ने लिया, मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार का मूर्खतापूर्ण निर्णय है, अविवेकपूर्ण निर्णय है। अरे वो डॉक्टर जो फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं उनकी क्या नाम, वेतन में भी एक दिन की कटौती की जाए, शर्म आनी चाहिए सरकार। और अगर डॉक्टर्स का सम्मान नहीं होगा तो कौन इससे कोरोना की, वैसे तो कोरोना की महामारी में सरकार ने हमें भगवान भरोसे छोड़ रखा है। रुद्रपुर में हाथियों के जंगल से बाहर निकलने का सिलसिला जारी है, जहां रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे पर हाथियों का झुंड निकल आया। इस दौरान हाईवे से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई। हाथियों का झुंड काफी देर तक सड़क पर खड़ा रहा, जिससे वहां से गुजरने वालों लोगों में हाथियों का खौफ देखा गया। तो हाईवे से गुजर रहे लोगों में हाथियों का झुंड देखने के बाद उनमें डर दिखा।
रुड़की के मंगलोर में एक मास्क की दुकान के निर्माण को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता विरोध पर उतर आए, जहां उन्होंने कोतवाली पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इलाके का माहौल खराब करने के लिए हिंदू बहुल इलाके में मास्क की दुकान खोली जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर दुकान का काम नहीं रुकवाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। अगर का तो विषय ही कुछ नहीं, दुकान तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। चाहे हमें किसी भी दृष्टि तक, किसी भी हद तक जाना पड़े, शासन प्रशासन में अपनी बात रखेंगे। उससे भी अगर काम नहीं चलेगा, धरना प्रदर्शन, उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया भी हमें को अपनानी पड़ेगी तो वो भी हम अपनाएंगे, लेकिन दुकान तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में गुलदार का आतंक सामने आया, जहां गुलदार ने एक युवक को अपना शिकार बना लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया, जबकि प्रशासन के आदेश पर वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए घटना स्थल पर पिंजरा लगा दिया। बताया जा रहा है कि इलाके में गुलदार लगातार आतंक फैलाए हुए है और पशुओं के साथ इंसानों के लिए भी खतरा बना हुआ है, जिससे लोगों में काफी दहशत है। आज देवप्रयाग में ये PWD के जो गेस्ट हाउस की रोड है, उस पे एक आदमी बाघ ने मार दिया रात को। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार के निकम्मेपन का वो है ये कि सरकार हमेशा बरसात में एक दो मतलब भरपूर पट्टी में बाघ खाता ही खाता है लोगों को, लेकिन सरकार इतनी गहरी नींद में सोई है, उसके सारे फॉरेस्ट के लोग इतने गहरी नींद में सोए हैं कि कोई मतलब प्रिकॉशन सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। हमने कहा है अगर आज की डेट में यहाँ पे शूटर नहीं आता है, बाघ मारने के आदेश नहीं होते हैं, तो फिर क्या हर्ष होगा चक्का जाम से लेके, और क्या दफ्तरों पे तालाबंदी, और तमाम सरकार के अधिकारी आ नहीं सकते। ये हम ऐलान करते हैं और सरकार कान खोल के सुन ले कि अब हमेशा ये इंतजार रहता है सरकार को कि कब मरेगा कोई, तब हम प्रिकॉशन लेंगे। अभी मतलब कितनी गायें, कितने बछड़े, कितने लोग, कितने तमाम कुत्ते, बिल्लियां, तमाम बाघ ने मतलब यहाँ मार के किनारा किया है, लेकिन सरकार फिर भी चेतती नहीं है। हम कह रहे हैं आज इसमें सरकार और फॉरेस्ट विभाग को तुरंत कदम लेना चाहिए और शाम तक मतलब वो शूटर बिल्कुल आ जाना चाहिए। कई दिनों से, करीबन 15-20 दिनों से इस रोड पे पेट्रोल पंप से और यहाँ गड़ी तक रेगुलर बाघ का आना जाना लगा हुआ है। करीबन 9-10 बजे करीबन लोगों द्वारा बराबर इसको देखा जा रहा है। इसकी सूचना बराबर लोगों द्वारा फॉरेस्ट विभाग को दी जा चुकी है, जिसपे उन्होंने कोई सुध नहीं लिया अभी तक। और इसने गांव के अंदर जाके 9 बजे ही परसों अभी गांव के बीच जाके लाइटों के अंदर इसने कुत्ते को पकड़ा है और कई भी पेट्रोल पंप के पास कई जानवरों को घायल किया है। तब भी इसमें फॉरेस्ट विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। और आज की घटना देख ही चुके हैं, आज की घटना की इसने आज इसका अंजाम क्या हुआ है सुध ना लेने का, इसने एक आदमी को भी मार दिया है। जैसे देवप्रयाग और इसका निकटवर्ती क्षेत्र है, ये गुलदार के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। यहाँ पर पहले भी हम लोगों ने निरंतर गश्त की है, कैमरा ट्रैपिंग किया है। और कल एक घटना हुई जिसमें एक रात्रि के समय पर एक 25 से 30 वर्ष का जो है व्यक्ति, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसको जो है लैपर्ड के द्वारा वो मारा गया है। इस संदर्भ मैंने उच्च स्तर पर अवगत कराया है, साथ में पिंजरा और उसको जो है शूट करने के लिए आवेदन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर राज्य भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इस बीच हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने विधायक के डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। दरअसल महेश नेगी पर महिला के जरिए यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद सियासत लगातार गरमा रखी है और विपक्ष विधायक के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। आगे आना चाहिए और युवा इस देश भर के युवा फिलहाल के समय कांग्रेस की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से छद्म राष्ट्रवाद वाली सरकार ने
युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है, उनकी शिक्षा पर कुठाराघात करने का काम किया है। और जिस प्रकार आप उत्तराखंड सरकार का रवैया देख रहे हैं, एक बलात्कारी विधायक का इस प्रकार से समर्थन किया जा रहा है, उसे चारों तरफ से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जब एक महिला मांग करती है कि उसके बेटी का DNA टेस्ट करा लिया जाए कि वो किसका बच्चा है, तो फिर विधायक अपनी जाँच करवाने से पीछे क्यों हट रहे हैं? उलूल जुलूल बातें करने से दोष छिप नहीं जाएगा। उत्तराखंड की जनता देख रही है, देश भर की जनता देख रही है कि किस प्रकार से भाजपा के विधायकों के द्वारा देश भर की बेटियों का अपमान किया जाता है। आज इन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, और आज सबसे ज़्यादा जो कुकर्म हो रहे हैं महिला के साथ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं। ऐसा ही एक घटना उत्तराखंड के अंदर घटने की हुई है, जो यहाँ का मौजूदा विधायक है उसके द्वारा वो बलात्कार के मामले में उन पर केस साबित हुआ, लेकिन सरकार उसको ना गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और ना उससे जेल भेजने का काम किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी सरकार की घोर निंदा करती है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कृत्य उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। हाट का विधायक जो है ये एक महिला के साथ कई सालों से दुष्कर्म कर रहा था, उसको गुमराह करके, और वो महिला दर दर भटक रही है, लेकिन ये बीजेपी सरकार उसको न्याय नहीं दे पा रही है। ये बीजेपी सरकार कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इन्होंने उस महिला को और उस विधायक को अपने ऑफिस को बीजेपी ऑफिस अपने ऑफिस को अदालत बना रखा है, और उस ऑफिस में बुला करके उस विधायक से जानकारी ले रहे हैं। आज तक अभी इनको जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारी कांग्रेस सड़कों पर उतरी है महिला के सम्मान में, और जब तक उस विधायक को अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक सड़कों पे ही रहेगी हमारी कांग्रेस। कभी बलात्कार जैसी समस्या कभी नहीं हुई थी। जब से त्रिवेंद्र सरकार आई है तब से लगातार ऐसे, अगर उदाहरण महेश नेगी जैसे विधायक को अगर फांसी की सजा नहीं दी गई तो उदाहरण तय नहीं होगा। हरिद्वार के ग्राम जमालपुर खुर्द में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को तोड़े जाने को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने मंदिर को तोड़ने का नोटिस दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग और ग्लागी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद पिछले 15 घंटे से आवागमन बाधित है। वहीं लगातार पहाड़ से आ रहे मलबे के कारण भी यहां पे जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।